नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम देखेंगे गणित शिक्षण की कक्षा में मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, मूल्यांकन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। छात्र मूल्यांकन है क्या हमारे लिए, ठीक है ना। मूल्यांकन क्या कहता है, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसको हम देखते हैं, है ना। इसके विस्तार को हम वर्णन करते हैं। ठीक है, विस्तार से क्या करेंगे, हम इसका वर्णन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास मूल्यांकन। मूल्यांकन होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। अर्थात अध्यापक यह चाहता है कि उसके छात्र ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा, उनकी रुचि और व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हो रहा है, उनकी गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है आदि। यह सब मिलकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण समझी जाती है। यह सब मिलाकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण समझी जाती है। ठीक है छात्र, कहता है मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा कराया गया अध्यापन में अध्यापन से छात्रों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, उस विषय पे छात्रों की विद्यार्थियों की रुचि कितनी जागृत हुई और वो किस सीमा तक उसको ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसको व्यवहार में लेकर आते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन सबको मिलाकर जो प्रक्रिया होती है वो कहलाता है आपके पास मूल्यांकन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है या नहीं, छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं, विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं, उन्होंने ज्ञान कितना प्राप्त किया, है ना, उसको अपने व्यवहार में कितना लेके आया, उस विषय के प्रति उनमें रुचि कितनी आई। इन सब को मिलाकर जो एक प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, यहाँ पे मूल्यांकन कहलाती है छात्र, है ना। देखिए आगे कहता है, प्रायः मूल्यांकन एवं परीक्षा में अधिक अंतर नहीं समझा जाता, परंतु वास्तव में परीक्षा मूल्यांकन का केवल एक अंग है या पक्ष ही है। मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक को समय समय पर विभिन्न प्रकार के मापन करने पड़ते हैं या परीक्षा लेनी होती है। अंकन के बाद मापन का कार्य रुक जाता है। ये अंक सांख्यिकी के द्वारा विभिन्न रूपों में जोड़े तोड़े जाते हैं, परंतु मूल्यांकन इससे बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि यह मापन द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन निर्णय देना चाहता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है मूल्यांकन में, आगे क्या कहता है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन और परीक्षा में अधिक अंतर नहीं समझा जाता। मूल्यांकन और परीक्षा, जो हम परीक्षा लेते हैं उनमें अधिक अंतर नहीं समझा जाता, किंतु अंतर यह आता है, मूल्यांकन की सीमा क्या होती है, अपार होती है, बहुत होती है ना। उसकी अभी कोई मूल्यांकन के लिए कोई हम सीमा तय नहीं कर सकते, लेकिन परीक्षा के लिए क्या रहती है, एक सीमा तय रहती है। आप एक परीक्षार्थी का परीक्षा लिए, उन्होंने जो अंक प्राप्त किया या उसका जो आपने असेसमेंट किया, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसको नंबर आप दे सकते हैं और उस अंकों का आकलन हो जाता है अंकों के हिसाब से, है ना। उनका जो आकलन करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, वो क्या होता है अंकों के हिसाब से, कि हमने इनको 10 प्रश्न दिया, 10 में उन्होंने 8 हल किए तो इनको 8 नंबर मिला कर, ये परीक्षा में मूल्यांकन होता है छात्र। लेकिन वास्तविक मूल्यांकन क्या होता है, वास्तविक मूल्यांकन इससे अधिक होता है ना, इससे बहुत आगे होता है, क्योंकि मूल्यांकन में व्यवहार भी देखा जाता है ना, मानसिक शक्ति भी देखी जाती है और जो बहुत सारी इसमें जो गतिविधियां होती हैं उनको भी यहाँ पे देखा जाता है, उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। किंतु परीक्षा में ऐसे नहीं होता। तो परीक्षा में फिर क्या होता है, आपको जो परीक्षा लिया जाता है, विद्यार्थियों को जो परीक्षा लिया जाता है उसके ही हिसाब से क्या आता है, वहाँ पे हम उसका मूल्यांकन कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे फिर कहता है, अतः मूल्यांकन में मापन और मूल्यांकन में निर्णय करने की प्रक्रिया, जबकि मापन का रूप आंकिक है, मापन के बिना मूल्यांकन संभव ही नहीं है। मापन की सीमाएं होती हैं तथा किसी सीमा के बाहर हम तथ्यों अथवा गुणों का मापन नहीं कर सकते। देखिए अतः क्या कहता है, मूल्यांकन में मापन और मूल्यांकन निर्णय करने की प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन में क्या होता है, मापन होता है और क्या होता है, उसमें निर्णय करने की प्रक्रिया होती है, जबकि मापन का रूप क्या होता है, आंकिक होता है। जो मापन करते हैं, देखिए मापन करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल का मापन करता हूँ, इस टेबल का मैं मापन करता हूँ, तो मैं इस टेबल के बारे में क्या बताऊंगा, इस टेबल के बारे में हम क्या बता सकते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर है।
और ऊंचाई की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 फीट है ये, है ना। ये क्या हो गया छात्र, ये हो गया हमारे पास मूल्यांकन। ये कैसा मूल्यांकन कहलाता है छात्र, ये हमारे पास का मूल्यांकन कहलाता है, मापन के द्वारा मूल्यांकन कहलाता है, मापन के द्वारा मूल्यांकन कहलाता है। बिना मापन के मूल्यांकन क्या होता है, संभव है क्या, ये संभव नहीं होता, है ना। मापन की क्या होती है, कुछ सीमाएं होती हैं तथा किस सीमा के बाहर हम तथ्यों का, गुणों का मापन नहीं कर सकते। देखिए मापन में क्या होता है, मापन में हमारे पास जो भी तथ्य दिए रहते हैं उन्हीं तथ्य के अंदर ही हम क्या करना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए यही पे कहता है ईएल थर्नडाइक, ईएल थर्नडाइक कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, सत्ता रखती है मतलब अपने पास जो सत्ता रखती है, जगह रखती है, जगह घेर के रखती है, अपना शासन दिखाती है ना। प्रत्येक वस्तु जो जरा सी भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है, मापन के योग्य है, तो सिंपल सी बात है छात्र, हम कह सकते हैं जिसकी सत्ता होती है हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका मापन किया जा सकता है ना। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गणितज्ञ हो, चाहे वो साइंस में हो, तो हम इस सिंपल भाषा में कह सकते हैं जिसकी सत्ता होती है मतलब जिसका अधिकार क्षेत्र होता है, हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए मूल्यांकन में क्या होती है, कुछ आधारभूत मान्यताएं होती है। क्या कहती है मान्यताएं, प्रत्येक सिद्धांत की भांति मूल्यांकन में भी यदि हम कुछ स्वयं सिद्धियों को स्वीकार ना करें या कुछ को अन्य स्वयं सिद्धियों द्वारा प्रतिस्थापित ना करें, तो मूल्यांकन का संपूर्ण स्वरूप ही बदल जाता है। तो कैसे कहता है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। कहता है शैक्षणिक उपलब्धि का एक अस्तित्व है, शैक्षणिक उपलब्धि का एक अस्तित्व है और एक बहुविमीय स्वरूप है। शैक्षणिक उपलब्धि का क्या है, हमारे पास एक अस्तित्व है और एक बहुविमीय स्वरूप होता है। दूसरा आपको कहता है छात्र, शैक्षिक उपलब्धि ऐसी वस्तु नहीं है जो व्यक्ति में होती है या नहीं होती है, यह एक अविरल है और विभिन्न कोटि में धारण की जा सकती है। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है, कोई वस्तु होती है क्या, नहीं, ये कोई वस्तु नहीं होती। शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है, वो कोई एक वस्तु नहीं है, ये क्या है, हर व्यक्ति में होता है और हर व्यक्ति में नहीं भी होता। जो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से, जो उसके गुणों के हिसाब से क्या होता है, उसका मापन होता है और ये हमेशा क्या रहता है, अविरल रहता है। सभी मनुष्य में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक कोटि होती है, जो उच्च भी होती है, निम्न होती है और सामान्य होती है। उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन या मापन कर सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है वह मापन राशि होती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका क्या हमारे पास अस्तित्व होता है, उसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। देखिए छात्र, अगला कहता है कोई वस्तु जिसका मूल्यांकन होता है वह और अच्छी तरह से सीखी जा सकती है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर किसी वस्तु का अगर हम मूल्यांकन करते, कोई भी हमारे पास एक वस्तु दी है, उसका अगर हम मूल्यांकन करें तो उसको हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे हमारा गणित का विषय जोड़ना घटाना दिया जाता है, जोड़ना घटाना जब दिया जाता है वहां पे किसका रहता है, जोड़ना घटाना अंकों का हेरफेर रहता है। आप जैसे कह सकते हैं 10 धन कह सकते हैं 14 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 24। ये क्या है हमारे पास, जहां पर क्या रहता है, अंक शामिल होता है ना, जहां पर मूल्यांकन किया जा सकता है ना, जहां पर कोई वस्तु होती है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मौखिक मूल्यांकन की अपेक्षा जो अंक दिए हैं या वस्तु दिए हैं उसके हिसाब से हम मापन कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसका मापन कर सकते हैं छात्र। ठीक है, मौखिक हम कहते हैं कि हाँ आसमान में 2 चिड़िया है, 3 चिड़िया है, हमको जोड़ दिए, ये संभव है क्या, हमको 2 चिड़िया दिखाई दी तो ठीक, नहीं दिखाई दी तो कैसे करेंगे। बट यहीं पे हम कह सकते हैं कि रास्ते में चलते हुए हमको 4 कार दिखाई दी और 4 कार एक गली में गई, वहां पे 2 कारें और थी जो हमने देखा, तो हम वस्तुओं से तुलना करें तो क्या हो गया, 4 और 2 कितना हो गया। अब लास्ट में हम कहें कि टोटल कितनी कारें हैं, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, वहां पे टोटल हमारे पास हो जाएगी 6 कारें हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या कहता है मूल्यांकन, वास्तव मूल्यांकन क्या होता है, वास्तव में मूल्यांकन होता है, वास्तव में मूल्यांकन जो होता है वो होता है मापन धन, मापन धन क्या होता है छात्र, देखिए वास्तव में जो मूल्यांकन होता है क्या होता है, मूल्यांकन बराबर क्या होता है, मापन धन मूल्यांकन, मूल्यांकन निर्णय, मूल्यांकन निर्णय है ना, हाँ मूल्यांकन निर्णय, ये होता है
मूल्यांकन का वास्तविक स्वरूप। ठीक है, क्या कहता है, मूल्यांकन बराबर क्या हो जाएगा, मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय। मूल्यांकन कैसे होता है, जब कोई वस्तु दी है तो उसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। मापन करने के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन का हम निर्णय करते हैं कि हमारे पास जो हमने मापन किया है, जो मेजरमेंट किया है, वो सही है कि नहीं। मूल्यांकन के निर्णय लेना होता है हमको, तो हम वहाँ पर निश्चित करते हैं कि जिस भी वस्तु का हमने क्या किया है, मूल्यांकन किया है या मापन किया है, वो मूल्यांकन निर्णय के बराबर है कि नहीं, उसका हम निर्णय ले सकते हैं कि नहीं। अगर हम मूल्यांकन निर्णय ले लिया, जो भी जिस वस्तु का हमने मापन किया उसका हमने क्या ले लिया, मूल्यांकन के निर्णय ले लिया, तब वो क्या कहलाएगा, पूर्णतः वो कहलाएगा आपके पास मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसी में हमारे पास क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। मुख्य कितने सोपान है छात्र हमारे पास, इसके मुख्यतः हमारे पास 3 सोपान है। देखिए 3 सोपान कौन कौन से है, हम देखते हैं छात्र यहाँ पे 3 सोपान है कौन कौन से हमारे पास मूल्यांकन की। देखिए हम बता सकते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में क्या है छात्र, इसमें हमारे पास आता है, देखिए हम बताते हैं आपको। ये दिया गया है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में क्या कहता है, ये दिया हुआ है आपके पास और ये भी आपके पास दिया हुआ है। कहता है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। अगला कहता है यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। फिर ये कहता है छात्र अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव। ठीक है, देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के जो मुख्य सोपान हमारे पास दिए हैं, क्या है, पहले शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना, अधिगम का अनुभव भी काम आता है, और क्या आता है लास्ट में, व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए सबसे पहले के बारे में हम, है ना, शिक्षण उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहता है, पहले देखते हैं, पढ़िए इसको, है ना। ये कहता है उद्देश्यों को निर्धारित करने से पूर्व छात्र समाज, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहता है, उद्देश्यों को निर्धारित करने से पूर्व छात्र, समाज, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षणिक स्तर पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कहता है इसमें जिन उद्देश्यों की जांच होनी है उनकी परिभाषा दी जाए। जिन उद्देश्यों की जांच होनी है उनकी परिभाषा दी जाए। मूल्यांकन में यह आवश्यक है कि जिनका मूल्यांकन होता है उनको निश्चित करने और स्पष्ट करने को मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव प्रधानता दी जाती है। जब एक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक बताया ना जाए तब कोई भी मूल्यांकन की युक्ति ना तो चुनी जाए और ना ही विकृत की जाए। विकृत मतलब विकसित की जाए। मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस प्रकार के परिवर्तन किस सीमा तक लाना चाहता है, किस प्रकार के परिवर्तन किस सीमा तक वो लाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन, उद्देश्यों को निर्धारित करने से पूर्व छात्र, समाज, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कहता है जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, शिक्षण उद्देश्य में क्या करते हैं, जब हमें क्या करते हैं, एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो वहां पे हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वहां पे छात्र, पूर्व छात्र, जो पहले के छात्र हैं, जो समाज में है, जो पहले के छात्र जो पढ़ के निकल चुके हैं उनको, है ना, पूर्व छात्र, है ना, समाज, विषय वस्तु की प्रकृति और शैक्षणिक स्तर पर पूर्ण ध्यान देना जाना चाहिए, है ना। तो क्या कहता है ये, जो पहले के पढ़ के निकल गए छात्र है, जो पहले जो अध्ययन करते हैं उन छात्रों को, साथ में जो विषय वस्तु की प्रकृति होती है, जो भी विषय है उसकी प्रकृति, और क्या कहता है शैक्षिक स्तर पर पूर्ण ध्यान देना। शैक्षिक स्तर मतलब
कि शिक्षा का स्तर कैसा है, उस पर पूर्णतः ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य निर्धारण में सबसे पहले क्या चाहिए, उद्देश्य निर्धारण में सबसे पहले चाहिए कि हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो भी हम विषय वस्तु लेके चल रहे हैं, वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको कैसे समझाना चाहिए, कैसे उसको बताना चाहिए, है ना, उसकी शिक्षण विधि क्या है, इन सब के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो पहले पढ़ के निकल चुके छात्र हैं, पूर्व अध्ययनरत छात्र हैं, है ना, उनसे उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। उस विषय पर चर्चा करने पर हमको ज्ञात हो जाता है कि किस स्तर तक हम उसको बता सकते हैं और किस स्तर तक हम वहां पे ध्यान दे सकते हैं। और कहता है आगे, जिन उद्देश्य की बात होती है, और यह कहता है जिन उद्देश्यों की हमको पूर्ति करनी होती है, जिन उद्देश्यों की हमको पूर्ति करनी होती है, उसकी परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए, उसकी भी परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए। अपरिभाषित रहे तो आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे कहता है मूल्यांकन में यह अवश्य है कि जिनका मूल्यांकन होता है उनको निश्चित करने और स्पष्ट करने को मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव प्रधानता दी जाती है। ठीक है, कहता है जिनका हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में यह आवश्यक है कि जिनका मूल्यांकन होता है उनको निश्चित करने, जिस भी वस्तु का मूल्यांकन होता है उस वस्तु को हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं और उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट रखा जाता है, उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट रखा जाता है ना, तभी इसको क्या हमेशा मूल्यांकन में क्या होती है, इसको प्रधानता मिलती है। विषय वस्तु स्पष्ट है, उसको अगर मैंने निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया और उसकी विषय वस्तु निश्चित है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में उसकी विषय वस्तु क्या हो जाती है, हमारे पास निश्चित हो जाती है। और एक कहता है जब एक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक बताया ना जाए तब कोई भी मूल्यांकन की युक्ति ना तो चुनी जाए और ना ही उसको विकसित की जाए। ठीक है, क्या कहता है कि जब एक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक ना बताया जाए मूल्यांकन का अभिप्राय, जब एक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानी पूर्वक ना बताया जाए, मूल्यांकन का अभिप्राय कहने का मतलब जब किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अगर ये ना बताया जाए तो उस मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं है ना, उस मूल्यांकन को वहीं पे हमको रोक देना चाहिए और ना ही उसको आगे विकसित करना चाहिए। उसका उद्देश्य ही नहीं है, उसका अगर कहीं सिर और पैर नहीं है तो फिर उसको बताने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है उसका, तो उसको वहीं पे हमको रोक देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या कहता है कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं, शिक्षण उद्देश्य में क्या रहता है, जब भी हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर विषय वस्तु और मूल्यांकन कर, है ना, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। एक मूल्यांकनकर्ता के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में विषय वस्तु, है ना, विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि उसको किस प्रकार से, किस सीमा तक मुझे उसको समझाना है और उसका मूल्यांकन करना है। ये होता है शिक्षण उद्देश्य में इसका उद्देश्य छात्र। ठीक है, अगली कक्षा में हम देखेंगे अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षण उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में शिक्षण उद्देश्य क्या होता है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें विषय वस्तु निश्चित होनी चाहिए और जिसका भी आप क्या करते हैं मूल्यांकन करने जा रहे हैं, जो भी विषय वस्तु लिए हैं वो परिभाषित होनी चाहिए, अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए और वो स्पष्ट होनी चाहिए। जिसका हम मूल्यांकन करते हैं वो उसकी विषय वस्तु कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, वो एकदम कंप्लीट क्या होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में भी सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है, वो किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे अधिगम अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन अगली कक्षा में देखेंगे छात्र। ठीक है, धन्यवाद।